नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक जो है वो सीधा सीधा टॉपिक यही है कि हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके से लगातार जो है सरकार आउटसोर्स की और कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स निकाल रही है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स या आउटसोर्स की जो जॉब्स हैं वो हमारे युवा के लिए खास करके बहुत बड़ा धोखा है। और इस धोखे से हमें किस तरीके से बचना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ के साथ ये चीज़ सबसे पहले हम डिस्कस जरूर करेंगे कि ये गलत क्यों है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसको दूर दूर तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि जितनी भी ये जो नई नई नौकरियां निकली हैं, चाहे वो वन मित्र हो, चाहे पशु मित्र हो, चाहे रोगी मित्र हो, ये जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये खास करके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां निकल रही हैं। या जो नौकरी निकल भी रही है तो उसमें तनख्वाहें बहुत कम है। तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, और वो जो दो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स जुड़े क्यों हैं? सबसे पहली बात, नौकरी जो है वो या तो आउटसोर्स की है या कॉन्ट्रैक्ट की है। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत समय से कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश क्योंकि गहरे गड्ढे में गिर चुका है, हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, सरकार के पास पैसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पास कोई अपनी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिससे वो करोड़ों रुपए या अरबों रुपए कमाता हो। हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं रहा है। पहले वो प्रदेश कैसा था आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश के अंदर था। आज हिमाचल प्रदेश का नाम एग्रीकल्चर में भी कहीं नहीं है। धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। एजुकेशन भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हो तो रही है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से अब नहीं हो रही है। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन को टॉप लेवल की एजुकेशन माना जाता था। वहां से पढ़े हुए लोग खास करके भारत देश के अंदर और यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज में भी वो अच्छे तरीके से जाने माने जाते थे। और वो जो लोग थे उनकी जो पढ़ाई थी वो अच्छी पढ़ाई थी, उसका लेवल अच्छा था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के अंदर पढ़ाई का लेवल भी गिर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर गैर सरकारी स्कूल भी मौजूद हैं, सरकारी स्कूल भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के अंदर एजुकेशन का स्तर लगातार गिरा है। स्किल्स की हमने कभी अपनी एजुकेशन में बात नहीं की, उस करिकुलम को कभी हमने रीडिजाइन नहीं किया, दोबारा से नहीं बनाया। हमने उसके अंदर प्रैक्टिकल टीचिंग को नहीं डाला, हमने उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं डाला। तो हिमाचल प्रदेश ने कभी भी कमाई की तरफ सोचा ही नहीं। स्टार्टअप्स की तरफ भी हिमाचल प्रदेश ने कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाए। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि स्टार्टअप्स में 3 साल का जो पीरियड होता है, जो पहले 3 साल हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि उसमें ये तय हो जाता है कि अगर कोई स्टार्टअप बना है तो क्या वो स्टार्टअप फेल होगा या क्या वो स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल होगा। ये सारी चीजें उस समय पर तय हो जाती हैं। लेकिन ये जो पहले 3 साल हैं ये क्रिटिकल साल होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी छोटे बिजनेस के लिए या किसी भी छोटी दुकान के लिए भी। पहले 3 साल हैं वही क्रिटिकल हैं, उसी में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसी में सबसे ज्यादा जो है इंसान जो है तकलीफ में होता है, और उसी में सबसे ज्यादा पैसों की भी जरूरत होती है। तो इस समय पर सरकारों को कुछ मदद प्रोवाइड करनी चाहिए थी स्टार्टअप्स को, वो उन्होंने नहीं प्रोवाइड की है। तो सरकारों ने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार को बढ़ाया जा सके या हिमाचल प्रदेश की कमाई को बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश बहुत गहरे गड्ढे में गिरा है। ये हम सबको मानना होगा। और इसमें बहुत सारी सरकारों का हाथ है, इसमें ना तो कांग्रेस ना तो बीजेपी। ये इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कोई बात नहीं है। जितनी भी सरकारें हिमाचल प्रदेश के अंदर रही हैं, किसी भी पार्टी की सरकार अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर रही हो, इन सब सरकारों ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया। किसी भी एजुकेटेड बंदे को, किसी भी एक्सपीरियंस्ड बंदे को सही कुर्सी पर नहीं बिठाया गया। और हमने भी नेता चुनते समय ये कभी सोचा ही नहीं कि हिमाचल प्रदेश को हमने आगे लेकर के जाना है, हिमाचल प्रदेश को उन्नत बनाना है। हम सब की जो सोच है वो अपने तक सीमित रही। हमें कोई मुफ्त का प्रलोभन दे दिया गया तो हम उस मुफ्त के प्रलोभन के पीछे भागे और हमने जो है अपना वोट दे दिया। ये गलती हम करते रहे हैं, और अगर आगे भी आप ये गलती करोगे तो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करने वाला हूं किसी चीज के लिए। लेकिन सच्ची बात इसमें यह है कि गलती हमारी भी बहुत बड़ी रही है। हमने भी गलत वोटिंग से गलत लोगों को गलत जगह पर बिठाया है। बहुत सारे ऐसे नेता हमने चुने हैं जो बिल्कुल बेकार के नेता थे, और हमने उनको विधानसभा के अंदर बिठा दिया। विधानसभा में उन्होंने कोई ढंग का काम नहीं किया, सिवाय नारेबाजी के, सिवाय ड्रामेबाजी के, सिवाय वॉकआउट करने के, सिवाय सेशंस को भंग करने के, उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है। और क्योंकि उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, उसका भुगतान हम सब लोगों ने को करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा भुगतान तो यही भुगतान है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कमाई ना होने के कारण जो है धीरे धीरे हमारा जो स्तर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े गहरे गड्ढे में गिरा है। और
इसकी वजह से जितनी भी जो नौकरियां निकलती हैं, अब नौकरियों को निकाला जाएगा तो नौकरियों को में तो सैलरी देनी पड़ेगी। अब परमानेंट नौकरी में अगर किसी को रखा जाएगा तो परमानेंट तभी रखा जा सकता है अगर सरकार बहुत ज्यादा मजबूत हो, अगर कोई प्रदेश आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो, बहुत ज्यादा कमाऊ आपका प्रदेश हो। लेकिन ये प्रदेश आपका कमाऊ प्रदेश नहीं बचा है, जिसकी वजह से जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं या तो वो आउटसोर्सिंग की नौकरी निकल रही है या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी निकल रही है। अब इसमें बहुत बड़ी एक कमी है, जो दूसरा एलिमेंट है इसका, वो एक बहुत बड़ी कमी है। तो पहला एलिमेंट हम समझ गए, सरकारों के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से सरकारें कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स की नौकरियां निकाल रही हैं। वो इसलिए निकाली जा रही हैं ताकि ज्यादा समय के लिए लोगों को ना रखा जाए किसी नौकरी पे, थोड़े समय के लिए रखा जाए, उसके बाद निकाल दिया जाए, फिर नया लॉट, नए लोग, नए बच्चों को उठा करके उसमें नौकरी दी जाए और उनको उसी तरीके से बार बार जो है सर्कल चलाते रहना है। यानी कि एक बार एक व्यक्ति को रखा, 3 साल के लिए रखा, उसके बाद 3 साल के बाद निकाल दिया, फिर नया व्यक्ति रखा, फिर उसको 3 साल के लिए रखा, फिर 3 साल बाद उसको भी निकाल दिया, फिर इस तरीके से बार बार ये सर्कल चलता रहे, ताकि लोगों को ये लगता रहे कि रोजगार मिल रहा है, लोगों को ये लगता रहे कि नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन असल रूप में नौकरी नहीं दी जा रही, क्योंकि वो 3 साल के बाद लोगों को बेरोजगार भी बनाया जा रहा है और इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो पहले एलिमेंट आप समझ गए। दूसरा एलिमेंट जो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट है वो है तनख्वाह, सैलरी। वो एलिमेंट बहुत खतरनाक एलिमेंट है। जब भी आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे या आउटसोर्स की नौकरी पर भर्ती करते हैं तो उस नौकरी में आप सैलरी को फिक्स कर देते हैं। आप समय तो फिक्स कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सैलरी भी फिक्स कर दे रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को 5,000 प्रति महीना या 10,000 प्रति महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अब कोई व्यक्ति बेचारा पढ़ा लिखा है, कोई नौजवान ने बहुत बेचारे ने मेहनत की है, अच्छी डिग्री हासिल करी है, पूरा उसने जोर लगाया है, उसके माँ बाप ने बहुत पैसा लगाया है उसको पढ़ाने में, उसको कुछ बनाने के लिए, और उस माँ बाप की जो मेहनत है उसके ऊपर देखिए कितना बड़ा ये अपने आप में कीचड़ है, और जो बेचारे उस व्यक्ति की मेहनत है, उसकी मेहनत के ऊपर कितना बड़ा कीचड़ है, कितना बड़ा धब्बा है जो ये सरकारें जिस तरह का ये काम करती हैं। अपनी सैलरी जब आती है, जब अपनी सैलरी आती है नेताओं की, अपनी सैलरी आए जब इनकी विधायकों की, तब वो 3-3 लाख महीना भी उनके लिए कम है, उनको वो भी कम लगती है। अपने लिए जब फैसिलिटीज देनी हो, फ्री का इंटरनेट, फ्री की बिजली, फ्री का राशन, फ्री का पानी, फ्री की जो है गाड़ी की सर्विस, फ्री के ड्राइवर, फ्री के माली, इनको ना जाने क्या क्या मुफ्त में दिया जा रहा है, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता। अपने लिए ये बड़े बड़े फ्लैट बनाएंगे, 100-100 करोड़ के फ्लैट बना देंगे, अपने लिए ये नई से नई बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे। अगर इनके ऑफिस में इनको पर्दे पसंद नहीं आएंगे तो ये पर्दे बदल देंगे, कारपेट बदल देंगे, फर्नीचर बदल देंगे, ना जाने क्या क्या ये करते रहेंगे अपने लिए। तो इनको वो चीज जो है वो कभी भी कम नहीं लगती। इनको 3 लाख रुपए महीना सैलरी भी कम नहीं लगती, लेकिन वहीं एक आम नौजवान, एक आम व्यक्ति, आम जनता, इनको जो है अगर थोड़े से भी पैसे वो बेचारे मांग ले तो इनको बहुत बुरे लगते हैं। इसकी बजाय कि उनको परमानेंट नौकरी दी जाए, एक तो पहले आप उनको कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स की नौकरी दे रहे हो और उसके बाद भी जो दूसरा एलिमेंट है उनको सैलरी सही से नहीं दे रहे हो। और सैलरी को क्योंकि आप सही से नहीं दे रहे हो, 5,000 या 10,000 पे किसी को फिक्स करते हो काम करने के लिए, किस समय के लिए उसको फिक्स करते हो, तो उस बेचारे के साथ ये अपने आप में जो है कितनी बड़ी धांधली है। ये बॉन्डेड लेबर है, ये एक मजबूरी में मजदूरी कराने वाला काम है किसी से। जब आपको पता है कि कोई व्यक्ति मजबूर है, कोई जो नौजवान है मजबूर है, उसे कोई और जॉब नहीं मिल रही है, उसके पास डिग्री है, सब कुछ है, स्किल्स है, नॉलेज है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, क्योंकि आपका प्रदेश जो है वो बुरे गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है। आपको पता है आपका प्रदेश कर्ज में, ये सारी उसी का इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। इंडस्ट्रीज आपके प्रदेश के अंदर नहीं है, तो नौजवान क्या करेगा? नौजवान बेचारा मजबूर हो जाएगा ये 5-5 हजार की, 10-10 हजार की नौकरियां करने के पीछे। अब वो मान लीजिए ज्वाइन कर लेता है ये नौकरी, 5,000 की, 10,000 की नौकरी करता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो अपने परिवार को सही रूप में पाल पाएगा इस पैसे से? क्या आज की महंगाई में वो जी पाएगा? आज की महंगाई में एक एक कमरे का जो मकान है, सिर्फ एक कमरे की बात कर रहा हूं मैं, उसको अगर किराए पे भी लेना है, मान लीजिए मकान भी छोड़ दीजिए, एक कमरे को अगर शेयरिंग पे भी किराए पे लेना है, तो बड़े बड़े जो शहर हैं शिमला जैसे, उसमें 5-5 हजार या 10-10 हजार रुपये किराया लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को 5,000 सैलरी मिलती है तो वो किराया कहां से देगा? और अगर वो किराया नहीं दे पाएगा तो उनको मजबूरी में एक कमरे में 3-3, 4-4 लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। यानी आप उनको सही तरीके से रहना भी नहीं दे प्रोवाइड कर पा रहे हो, जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, हेल्थ उनकी खराब होगी, मेंटल उनको प्रेशर बहुत होगा, जिसकी वजह से हो सकता है वो डिप्रेशन में भी चले जाएं। तो ये सब चीजें भी तो सरकारों को सोचनी थी, जो सरकारों ने नहीं सोची हैं। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इसमें, ये दोनों एलिमेंट्स अपने आप में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नौजवान है वो परेशान हो रहा है। और ये जो वन मित्र बना देना या पशु मित्र बना देना, इस तरह की पोस्ट को निकाल देना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है,
ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें कोई ना तो बीजेपी की बात है ना कांग्रेस की बात है, मैं फिर से कहूंगा। हम ये सब जानते हैं कि कांग्रेस की ही सरकार है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने भी ऐसा ही काम किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही काम हो रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी कह देंगे 1 लाख नौकरी बनाएंगे, कभी कह देंगे 1 करोड़ नौकरियां जनरेट की जाएंगी, कभी कह देंगे कि आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो ये जो सब चीजें हैं ये अपने आप में झूठ हैं, ऐसा नहीं होने वाला। असल जिंदगी में ये सारी जगह पर जो है कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स की ही नौकरियां निकाल रहे हैं। और जिस लेवल का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है हमारे देश के अंदर, उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि आगे जो नौकरियां हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। सरकारी नौकरियां ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी और जो भी सरकारी नौकरियां बचेंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही नौकरियां बचेंगी। उसके अलावा जितनी भी चाहे वो आपका पानी का विभाग हो, चाहे बिजली का विभाग हो, इस तरह के जो विभाग हैं इनके ऊपर सबसे पहले ये गाज गिर सकती है, ये सबसे पहले प्राइवेटाइज हो सकते हैं। तो अगर प्राइवेटाइजेशन का ये दौर इसी तरीके से चलता रहा तो जो नौजवान है उसको तो सैलरीज अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी अच्छे रूप में मिलेंगी, कभी भी उनको सही सैलरी उनकी सही मेहनत की नहीं प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ऐसा ही काम होता है। और ये जो चीजें हैं इनके ऊपर भी सरकारों को सोचना चाहिए था, काम करना चाहिए था। अब बात आती है कि हम अपनी आवाज कैसे उठाएं। आपको अपनी आवाज जब भी उठानी है, देखिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, धरने प्रदर्शन भी नहीं करने हैं। अगर आप करना चाहते हो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी भी आपने कोई चीज करनी है तो उसमें आपको हिंसा नहीं करनी है। हिंसा आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उसका हाथ कभी नहीं थामना, गलत चीज का हाथ नहीं थामना। अगर आपने कुछ करना है तो वोटिंग सही सुधार लो, अपनी अपनी वोट की चोट दो। आपकी वोट की चोट से ही आपको जो है सही रिजल्ट मिलेगा। वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप उस ताकत का इस्तेमाल सही से नहीं करोगे तो आपको मुसीबत आएगी। आपको शायद ये नहीं मालूम है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपका वोट है। आप उस चीज को समझते नहीं हो, क्योंकि वोटिंग में आप समय नहीं देते हो। जिस चीज में आपको समय लगाना चाहिए, जिस चीज में आपको सोच समझ के काम करना चाहिए, उस चीज में आप सोच समझ के काम ही नहीं करते हो, और वो है वोटिंग। उसमें आप क्या देखते हो? उसमें देखते हो मेन मीडिया, सोशल मीडिया। उसमें आप ये देखते हो कि किसकी सबसे बड़ी एड चल रही है, किसको सबसे अच्छे रूप में दिखाया जा रहा है, कौन सा नेता है जिसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, किसकी बढ़ाइयां की जा रही हैं, किसके लिए तालियां बजवाई जा रही हैं। आप वही देखते हो और उसको देख करके आप वोटिंग कर देते हो। दूसरा तरीका जो आपका वोटिंग का है वो मुफ्त के प्रलोभन का तरीका है, वो भी गलत है। अगर आपको कुछ कह दिया जाएगा कि आज हम आपको 1500 रुपए देंगे, आज हम आपको 15,000 रुपए देंगे या 10,000 रुपए देंगे, आज 100 नौकरी निकाल देंगे या आज ये कर देंगे, और अगर आप इन चीजों के पीछे जा रहे हो, ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है। नौकरियां ऐसे नहीं जनरेट हो जाती। आपका जब प्रदेश जो है वो कमाऊ प्रदेश ही नहीं है, आपका प्रदेश के अंदर कोई कमाई ही नहीं हो रही, वो खुद ही अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप किसी और को नौकरी क्या दोगे? आप अपने ऊपर सोच करके देखो। आज आपने अगर अपने घर में कोई नौकर भी रखना है और आपकी कमाई ही नहीं हो रही है, आप खुद कर्ज में डूबे हुए हो, तो आप नौकर कैसे रखोगे? तो ये वही वाली बात है कि आप किसी को नौकरी पे सिर्फ तभी रख सकते हो अगर आपका प्रदेश कमाऊ प्रदेश हो। तो इन सब चीजों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है और आपकी वोटिंग भी सही तरीके से सही जगह नहीं हो रही है। तो अपनी वोटिंग को सुधारो, पढ़े लिखे लोगों को जो है उनको नेता बनाओ, खास करके उन लोगों को जो आपके मुद्दे जानते हों, जो आपके लिए खड़े हों, जो आपके लिए आवाज उठा रहे हों, उनको नेता बनाओ। एक तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश को चाहिए, मुझे ऐसा अच्छे तरीके से लगता है, लेकिन अब वो विकल्प क्या होगा वो आप सोचिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है आपके समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है वो नेता बन सकता है तो उसको नेता बनाओ। अगर आपको अपने समाज में कोई नेता नहीं मिल रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसकी बात आपको अच्छी लगती हो, जिसको आपको लगता हो कि ये व्यक्ति अच्छा नेता बन सकता है, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ सकते हो। आप अपने समाज में से लोगों को ढूंढो और उनको नेता बनाओ, लेकिन आपको भी कुछ काम करना होगा। आपको खुद उन लोगों से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनसे पूछना होगा कि क्या वो आपके लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्या वो आपके लिए नेता बनने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढना आपका काम है। सिर्फ ये मत समझिए कि वोट में जाकर के बटन दबा देने से, किसी को वोट डाल देने से आपका काम खत्म हो जाता है। वोटिंग का एक सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा काम ये है कि सही व्यक्ति को, सही किसी इंसान को नेता बनाओ। किसी ऐसे लोगों को चुनो, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके समाज का ही हो, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा समझदार हो। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढते हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप नेता बनाते हो, तो मुझे लगता है वो जो व्यक्ति होगा वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। हो सकता है वो आपके लिए बहुत अच्छे फैसले भी ले। तो ये सब चीजें तभी सुधरेंगी अगर हम अपनी वोटिंग सुधारेंगे। तो अगर आपको लगता है कि क्या करना चाहिए तो वो आपको ये करना चाहिए। और आपकी अगर अपनी बात किसी को पहुंचानी है, अपनी बात अगर आप किसी से कहना चाहते हैं, तो अपने नेता को लिखित रूप में चिट्ठी आप डाल सकते हो, लिखित रूप में अपने नेताओं से आप बात कर सकते हो, उनसे जवाब मांग सकते हो, और आरटीआई भी आप डाल सकते हो, ये आपको पता ही है। बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है वन मित्र, पशु मित्र या रोगी मित्र जैसी जितनी भी नौकरियां हैं, ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ धोखा है, आपको उल्लू बनाने की चीज है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
ना तो इसमें जो नौजवान को सही तरीके से नौकरी दी जाएगी, ना ही नौजवान को सही तरीके से पैसा दिया जाएगा। तो ये अपने आप में नौजवान के साथ धोखा है। और जो ये एमएलए हैं, जो ये नेता हैं, चाहे 68 के 68 विधायक हैं, ये बस मौज कर रहे हैं, चाहे पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं, आप अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।